गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली कॉम्पटन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, उन्होंने इस इफेक्ट की खोज की थी। और कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि लाइट के पार्टिकल होने का एग्जिस्टेंस था ये। तो ये कुछ उन प्रैक्टिकल्स में से एक एक्सपेरिमेंट ये था कि जो लाइट जो है वो क्या है, एक पार्टिकल है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसमें हुआ क्या था। इसमें इन्होंने क्या किया, एक फोटोन जो एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराता है और फोटोन किसी एक डायरेक्शन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या है वो इंसिडेंट दिखाया बिफोर द कोलिजन, एंड ये क्या है आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, फोटोन इस तरफ चला गया, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, और इलेक्ट्रॉन रेड कलर की लाइन पे चला गया। फोटोन किसी एंगल फाई पर स्कैटर हुआ और इलेक्ट्रॉन किसी थीटा एंगल पर गया। तो हम इसके एनर्जीज़ के बारे में देख लेते हैं कि बेसिकली इनकी एनर्जी कितनी है। तो किसी फोटोन की एनर्जी जो होती है वो आप लोगों ने पढ़ी है, वो होती है E=h/ν, वेयर h इज़ ए प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। और इसका मोमेंटम अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होता है P=hν/c। बेसिकली आता कहाँ से? आपको पता है कि यहाँ पर देख लेते हैं, है क्या बेसिकली λ=h/p। ये डी ब्रॉगली से आपने फाइंड आउट किया, तो P=h/λ, और एक फॉर्मूला आपको पता है C=ν λ। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू रखेंगे C/ν, तो यहाँ पर C/ν रखेंगे तो h/c/ν, ये न्यू ऊपर चला जाएगा तो hν/c, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज hν/c। तो टकराने के बाद क्या हुआ कि फोटोन ने अपनी कुछ एनर्जी को लूज कर दिया, और वो एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई? इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन में वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी साइड में चला गया। तो ठीक है, फोटोन इधर आ रहा है, मोमेंटा hν/c है। टकराने के बाद हम देखते हैं कि टकराने के बाद इसकी जो नई एनर्जी है वो क्या होगी? hν'। ओके, नई एनर्जी होगी hν'। और मोमेंटम क्या होगा? हम मोमेंटम को लिख लेते हैं सिंपली। मोमेंटम को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नया मोमेंटम जो हमारा होगा hν'/c, ये नया मोमेंटम है। ओके, तो अब मैं इसे तीन तरीके से बोलूँगा। बेसिकली टकराने के बाद फोटोन की नई एनर्जी जो है वो hν' है। ओके, या फिर कहिए टकराने के बाद फोटोन की एनर्जी कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो कमी हुई वो इलेक्ट्रॉन में चली गई। दूसरे तरीके से हम कैसे कहेंगे कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तीसरे तरीके से हम कैसे कहेंगे कि लैम्डा विच इज़ वेवलेंथ वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि लैम्डा जो है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो टकराने के बाद वेवलेंथ में इंक्रीमेंट होता है और एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इसकी जो नई एनर्जी होगी मोमेंटा इसका इलेक्ट्रॉन का, वो हमने ये मान लिया P। इनिशियली क्या था, ये रेस्ट में था, तो इनिशियली जो रेस्ट में मोमेंटा क्या होगा? 0 होगा। तो अब चलिए इसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा और y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा। इधर देखते हैं, x डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा hν'/c, ये तो ये कॉस का फैक्टर है, तो ये आएगा hν'/c cos phi। ओके, और इसका y कंपोनेंट क्या होगा? hν'/c sin phi। ऐसे इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका x कंपोनेंट होगा hν'/c। ओह, hν' कहाँ से आ गया? अब तो ये मैं इसे रफ कर देता हूँ। p के x डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा p cos थीटा, और y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा p sin थीटा। ओके, ये कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। एक बार हम लगाएंगे x डायरेक्शन में और एक बार लगाएंगे y डायरेक्शन में। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इन x डायरेक्शन किसके कंपोनेंट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम क्या लगा रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन
मैं लिख दे रहा हूँ मोमेंटम टर्म बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ओके, तो ये हमेशा इक्वल रहना चाहिए। तो बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या है, अभी अभी आपने यहाँ पर देखा, ये होगा एच न्यू ओवर सी प्लस। इसका मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है, ये तो यहाँ पर एक जगह रुका हुआ है। आफ्टर द कॉलिजन, इसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, फोटोन का, हम फोटोन की बात कर रहे हैं पहले, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, पी कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट हो गया एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो पी कॉस थीटा की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं इसे इधर रख रहा हूँ, इसे इधर ले जाऊँ, तो मैं इसे रीअरेंज कर रहा हूँ। तो पी कॉस थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी, माइनस इधर मैं इधर लाऊंगा, माइनस में हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। अगर मैं इसे सी को कॉमन ले लूँ, इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। तो वो हो जाएगी हमारी इक्वेशन पी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश माइनस एच न्यू डैश, दो बार कैसे आ गया, एच यहाँ पर एच न्यू होगा। ओके, एच न्यू ये वाला एच न्यू होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और ये कॉस फाई। तो ये हमारी इक्वेशन किसके लिए हो गई, ये हो गई एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब मैं वाई डायरेक्शन के लिए नोट करूँगा, इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब वाई डायरेक्शन में देखते हैं। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल। तो वाई डायरेक्शन में टकराने से पहले वाई डायरेक्शन में फोटोन का कितना मोमेंटम होगा, 0, उधर तो वो चल ही नहीं रहा है, तो ये 0 हो गया फोटोन के लिए। प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में ही है, तो किधर भी नहीं चल रहा है, तो इसका तो मोमेंटम ऑलरेडी 0 है ही। अब आइए आफ्टर द कोलिजन, वाई डायरेक्शन में फोटोन का मोमेंटम कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी। तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। और वाई डायरेक्शन में इधर होना चाहिए, लेकिन ये इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए किस में आएगा, माइनस में, पी साइन थीटा। फिर से मैं पी साइन थीटा को इधर ले आऊँगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया पी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी साइन फाई। या फिर मैं सी को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा पी सी, बेसिकली ये हो जाएगा पी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू साइन फाई। एच न्यू होगा, एच न्यू डैश होगा, एच न्यू डैश। ओके, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। वो पहले वाली हो गई एक्स डायरेक्शन के लिए, ये हो गई वाई डायरेक्शन के लिए। अब मैं इसे रफ करके एक जगह दोनों इक्वेशंस लिख देता हूँ, फिर अपनी कैलकुलेशन शुरू करेंगे। चलिए मैंने दोनों इक्वेशंस को एक जगह लिख दिया। एक इक्वेशन को लिख दीजिए आप ए, और एक इक्वेशन को लिख दीजिए आप बी। ये दो मेन हमारी इक्वेशन हो गई। तो अब देखिए, अगर मैं इक्वेशन 1 और ये बी, ए और बी को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन टर्म आएगी। पी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर मुझे साइन थीटा या थीटा का टर्म एलिमिनेट करना है, तो मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे पीसी को टर्म को एलिमिनेट करना है, तो मैं इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से डिवाइड कर दूंगा, तो पीसी से पीसी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा, वो हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो मैं एंगल मिल जाएगा, वो भी टर्म हम करेंगे बाद में। पहले अभी हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वस टू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, हमने नहीं लिखा उसे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो एच न्यू का स्क्वायर होगा प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस ट्वाइस एच न्यू डैश। इसे इसी तरीके से अलग अलग लिखिएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो हमेशा एच न्यू को एक ही साथ रखिए, तो इजी पड़ेगा। एच न्यू डैश और ये कॉस फाइव आएगा प्लस इसका स्क्वायर
एच न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए इसमें ये जो वाली जो टर्म है ये और ये, इसमें एच न्यू डैश स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बनेगा, वो हो जाएगा फिर से 1। तो हमारे पास बचेगा ये, तो इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं, एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो गया 1। अब बची ये वाली टर्म ट्वाइस एच न्यू डैश कॉस फाइव। तो यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। ये बेसिकली हमें किसके इक्वल लिखा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम दोबारा चलेंगे, एनर्जी की दो टर्म होती हैं वो हमने देखी हैं। तो एक तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, एनर्जी जो भी है किसी की भी पार्टिकल की एनर्जी जो है वो क्या होती है, ई इक्वस टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ये टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस के रेस्ट मास एनर्जी। एक तो एनर्जी की ये टर्म होती है, एंड दूसरी एनर्जी की टर्म होती है वो भी आपने पढ़ी है, वो होती है अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये दोनों एक ही एनर्जी है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, तो इसे इसके इक्वल रख देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अंडर रूट इक्वस टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस ट्वाइस इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ हमें मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वस टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वस टू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। इस वाली टर्म को देखिए, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और मिल जाए तो हमें पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है कि लॉस ऑफ फोटोन एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मैं इसे एक अलग एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई फोटोन आया यहाँ पर, इसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन से टकराया और इस तरफ चला गया और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो आफ्टर द कोलिजन इसकी एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी इम्पार्ट हुई, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी 4 - 3 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब लॉस इन फोटोन एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, लॉस ऑफ फोटोन एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम किस तरीके से देखेंगे कि एनर्जी बेसिकली गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में इम्पार्ट हो रही है एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ फोटोन एनर्जी। एनर्जी की पहले फोटोन की एनर्जी कितनी थी, एच न्यू माइनस, बाद में कितनी बची, एच न्यू डैश। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, इसका यहाँ पर रखेंगे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इसके ऐसे के ऐसे रख देंगे, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वस टू यहाँ पर रखिए, तो एच न्यू का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच न्यू डैश और यहाँ पर प्लस ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश और बचा हुआ क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर। मैं इसे जो है पहले रख, ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर मैंने वैल्यू रख के ये लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ भी हमने फाइंड आउट की थी पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब मैं एक दूसरे को इक्वल रख सकता हूँ। चलिए, तो अब मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ। अब इसके लिए मुझे ये बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा, 2 मिनट बस। अब मैंने दोनों पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट कर दिया। ओके, अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ हो रहा है। एक तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इससे, ये वाली कैंसिल हो जाएगी इससे, इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है।
और इसे हमें राइट हैंड साइड पे ले जाना है। तो पहले तो इसे हम यहीं लिख लेते हैं, तो ये मिलेगा ट्वाइस एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इक्वस टू, इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, ट्वाइस एच न्यू डैश माइनस के ये वाली बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देंगे, एच न्यू डैश कॉस फाइव। ओके, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, ये वाली टर्म पूरी की पूरी कॉमन आ रही है, इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा ट्वाइस एच न्यू डैश, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस फाइव। अब इस टर्म को हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, 1 माइनस कॉस फाइव को। हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं। ओके, ट्वाइस, इसे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, इस 2 को भी हटाओ। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम ट्रिक यूज़ करेंगे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर सी स्क्वायर से हमें डिवाइड कर देना, बस इतना ध्यान रखना। अगर 2 कैंसिल नहीं करते हो तो 2 भी मल्टीप्लाई करना, पैसे तो 2 हमने हटा ही दिया। ओके, तो अब हमारे पास ये बचा, तो पहले इसे लिख लेते हैं। और डिवाइड करने का तरीका है, एकदम ऐसे डिवाइड नहीं करना है, एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर ओवर, सीधे सीधे नहीं लिखना है, इसे इस तरीके से लिखेंगे, एच इंटू एच सी इंटू सी, इस तरीके से लिखिएगा। ओके, तो आपको अभी मैं बताता हूँ इसके फ़ायदे। एच न्यू डैश, बस यही ट्रिक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, एच सी इंटू सी 1 माइनस कॉस फाइव। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, देखो पहले तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो कि इस एच से ये एच, इस एच से ये एच। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे एक एच ये कॉमन आएगा, एच कॉमन आएगा, एक एच से एच को कैंसिल कर देंगे, एक सी से एक सी कैंसिल कर दीजिए, और एक एच से एक एच को कैंसिल कर दीजिए। ओके, मैं कॉमन लेकर कैंसिल करता हूँ, और एक सी को हम इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। बेसिकली अभी एक एच को इसके साथ रखिए, एच को यहाँ कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन लिया, ये हो गया न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी अपॉन एच इंटू सी, एक सी को हमने हटा दिया। ओके, एक ही सी काटना है, बाकी नहीं तो मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे कि न्यू अपॉन सी, एक सी को इसके साथ अटैच कर दिया और एक सी को इसके साथ अटैच कर दिया, ये हो गया न्यू डैश अपॉन सी, हो गया 1 माइनस कॉस फाइव। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे एक एच को हमने एक एच से कैंसिल कर दिया, एक एच को हम अटैच कर देंगे इसके साथ, ये। ओके, और सी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू ओवर सी माइनस न्यू डैश ओवर सी ब्रैकेट एम नॉट सी ओवर एच, एक एच आ गया, सी को हम अंदर ले गए, ठीक है। राइट हैंड साइड पे न्यू अपॉन सी न्यू डैश अपॉन सी 1 माइनस कॉस फाइव। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब क्या है कि मैं न्यू अपॉन सी की जगह 1 बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो हमारे पास एक टर्म होती है सी इक्वस टू न्यू लैम्डा। ओके, तो मुझे चाहिए न्यू अपॉन सी की वैल्यू, देखो न्यू अपॉन सी है, न्यू अपॉन सी, हर जगह न्यू अपॉन सी है ना, तो ये मैं न्यू अपॉन सी अगर फाइंड आउट करूँगा तो लैम्डा को इधर लाऊंगा, 1 अपॉन लैम्डा मिलेगा, तो इसकी जगह मुझे 1 अपॉन लैम्डा लिखना है, 1 अपॉन लैम्डा, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन लैम्डा डैश आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि न्यू डैश है, हमने इसकी टर्म को क्या ले लिया, लैम्डा डैश, ब्रैकेट क्लोज, एम नॉट सी ओवर एच इक्वस टू, इसकी भी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन लैम्डा, और इसकी जगह लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा डैश, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव। ओके, अब हमारी इक्वेशन लगभग कंप्लीट हो गई, अब हमें बस एलसीएम लेना है। चलिए मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ, अब हमारा बोर्ड लिखने के लिए तैयार है। इस इक्वेशन में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा डैश
एम नॉट सी ओवर एच इक्वस टू 1 अपॉन, इसे मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, लैम्डा लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाइव। ओके, तो इस लैम्डा और लैम्डा डैश से ये लैम्डा और लैम्डा डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें जो है ये मिल जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वस टू, इसे इधर ले जाइए तो एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव। तो ये हमारा डेरिवेशन है चेंज इन वेवलेंथ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन वेवलेंथ। पहले मान लीजिए इसमें होगा क्या, जैसे हमने कहा एनर्जी कम हुई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो एनर्जी क्या हुई, लूज हुई थी, एनर्जी कम हुई थी। वेवलेंथ के टर्म में कहेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी आफ्टर द कोलिजन। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको पता है E इक्वस टू एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब लैम्डा इंक्रीज होगा तो एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी टकराने के बाद कम हो गई, इसका मतलब लैम्डा इंक्रीज हो गई। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस फोटोन की इनिशियली वेवलेंथ थी 400 नैनोमीटर, ओके, एंड आफ्टर द कोलिजन इसकी वेवलेंथ हो गई 350 नैनोमीटर। तो ये क्या हुआ, ये तो एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो वेवलेंथ, इसमें कभी कंफ्यूजन मत होना कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, वेवलेंथ हमेशा इंक्रीज होगी क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। तो ये 350 नहीं हो सकती, ये कितनी होगी, इससे ज़्यादा होगी। मान लो 50 का अंतर ले ले रहे हैं तो ये होगी 450 नैनोमीटर। तो कितने का डिफरेंस आया, 50 का। तो चेंज इन वेवलेंथ क्या कहा जाएगा, 50 नैनोमीटर। ओके, तो ये चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला है जो कि कॉम्पटन ने दिया था। अब इसमें कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस क्या क्या है, स्पेशल केस सबसे पहला तो ये है कि कॉस फाइव, अगर फाइव की वैल्यू हम कितनी ले लें, 0, है ना। स्पेशल केस इफ फाइव इक्वस टू 0, तो फाइव 0 का मतलब ये हुआ कि कॉस 0 हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये सब 0 आ जाएगा। इसका मतलब चेंज इन वेवलेंथ, देयरफॉर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा विल बी 0, मतलब कोई चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 एंगल का मतलब ये हुआ कि फोटोन सीधा आया और सीधा ही निकल गया। इसका मतलब कोलिजन नहीं हुआ, कोई भी स्कैटरिंग नहीं हुई। दूसरा स्पेशल केस क्या है, इफ फाइव इक्वस टू 90 डिग्री, अगर फाइव को 90 डिग्री रखें तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, कॉस 90 0 होगा। तो उस केस में देयरफॉर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वस टू एच अपॉन एम नॉट सी, तो मतलब उतना ही चेंज होगा जितनी की वेवलेंथ है, एच अपॉन एम नॉट सी। एच प्लांक कांस्टेंट है, एम नॉट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 90 डिग्री पे होगी, मतलब फोटोन आया और 90 डिग्री पे स्कैटर हुआ, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, एक और स्पेशल केस है, इफ फाइव इक्वस टू 180 डिग्री, देयरफॉर फाइव अगर 180 रखेंगे तो फाइव 180 का मतलब हुआ कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो इसे देखते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वस टू एच अपॉन एम नॉट सी, 1 माइनस -1 होगा, तो माइनस माइनस एक हो जाएगा प्लस, तो ये मिलेगी हमें ट्वाइस एच अपॉन एम नॉट सी। तो ये क्या है, मैक्सिमम चेंज। इस केस में क्या मिलेगा, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ, मतलब एनर्जी में सबसे ज़्यादा कमी आएगी। ये कौन सा केस है, हेड ऑन कॉलिजन, इसे हम बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और ये फोटोन आया, इसी डायरेक्शन में आया, इसी डायरेक्शन में वापस चला गया, और इलेक्ट्रॉन हमारा किधर चला गया, इस तरफ आ गए, तो इसे बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। तो डायरेक्शन ये थी, तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो ये तीन हमारे क्या है, स्पेशल केस है। अब चलिए बात करते हैं कि किस एंगल पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ। तो ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है, मान लीजिए। ओके, तो इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी बेस इक्वेशन पे चलते हैं। चलिए मैं पहले वो बेस इक्वेशन लिख लेता हूँ। मैंने वो दोनों इक्वेशन पहले से लिख ली, इसे मैंने कहा था A और इसे मैंने कहा था B। तो अगर हमें अब PC को एलिमिनेट करना है और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन B को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन A से। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ PC साइन थीटा ओवर PC कॉस थीटा इक्वस टू एच न्यू डैश साइन फाइव ओवर
एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई। पी सी से पी सी कैंसिल, ये हमारा बनेगा टेन थीटा इक्वस टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू, एनर्जी की टर्म में भी लिख सकते हैं। बेसिकली एच न्यू है तो एच न्यू की ही टर्म में मैं रहने देता हूँ, एच न्यू डैश साइन फाई ओवर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई। तो अगर आपको एंगल पता है, मीन्स इफ़ यू नो द स्कैटर एंगल ऑफ द फोटोन, फोटोन किस एंगल पे स्कैटर हुआ है, एनर्जी आपको पता है कि इनिशियल एनर्जी क्या थी, फाइनल एनर्जी क्या थी, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें वो थीटा मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती हैं, एक दो चेंज इन वेवलेंथ विच इज़ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वस टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। तो एक तो चेंज इन वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी होती है और दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना होता है। ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है। थैंक यू।